Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in news and it's about is the emerging global order bipolar. अब देखो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल रिलेशन और मेजर पावर्स एंड सुपर पावर्स जो है उनको लेके है। टर्म बाइपोलर क्या होता है वो हम समझेंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो रैंडमली एडिटोरियल उठाए जाते हैं ना और आपको लगता है कि इनका यूज कहाँ होगा, अभी जैसे ये वाला टॉपिक है इसमें आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, वर्ल्ड में चल क्या रहा है। आप ऐसे पॉइंट्स को अपने ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड फॉर योर एसएसबी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बहुत डेप्थ में पता हो, तभी आप जो है चीजों को रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक एवरीवन। देखो, इज द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर बाइपोलर, ये क्वेश्चन इसमें देखो इंटरव्यू के फॉर्म में आपको जो है ये पूरा एडिटोरियल कवर हुआ हुआ मिलेगा। अब मैं आपको समझाती हूँ, जब इलेक्शन होते हैं ना तो कई सीट्स आप देखते हैं कितने कैंडिडेट्स के बीच में होती है। अभी जैसे हमारा जो लोकसभा के इलेक्शंस में सिर्फ दो मेजर ये निकल के आती है, कांग्रेस और बीजेपी, जिनके बीच में फाइट होती है। तो अगर हम देखें जैसे कि दो कैंडिडेट है, मेन कैंडिडेट है जिनके बीच में फाइट होती है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक बीजेपी का कैंडिडेट। जैसे अभी राजस्थान और एमपी में इलेक्शन हुआ जिसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कई सीट्स पर चार पांच कैंडिडेट्स होते हैं और सभी इक्वली स्ट्रांग होते हैं। तो जिस सीट्स पर सिर्फ दो सीट्स मतलब दो कैंडिडेट होते हैं और जिसमें फाइट हो रही होती है, उसका मतलब है बाइपोलर, मतलब दो मेन कंटेस्टेंट हैं जहां पे, वो क्या है आपका बाइपोलर है। अब जहां पे आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है वो होता है यूनिपोलर, और वहां पे जहां पे चार से पांच कैंडिडेट इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मल्टीपोलर होता है। यही चीज इंटरव्यू, एक तरीके से इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के फॉर्म में ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। राइटर ये डिबेट कर रहे हैं कि आज का वर्ल्ड जो है ना वो बाइपोलर हो गया है और मेजर लीडर्स कौन बनेगा इसको लेके क्या दो कंट्री में लड़ाई चल रही है। एक तरफ यूएसए एंड दूसरी तरफ है चाइना। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए क्या करता है, वो ऑलरेडी सुपर पावर है और चाइना रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है उसको। चाइना एंड यूएसए के बीच का गैप कम होता जा रहा है, कुछ टाइम हो सकता है दोनों पावर्स बराबर आ जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में ये संभावना भी बढ़ जाती है, राइटर कहते हैं कि वॉर हो जाएगी। राइटर का ये कहना है कि आज के टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर काफी ज्यादा असिमेट्रिक हो गया है। अब असिमेट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो असिमेट्रिक का मतलब ये होता है, बिकॉज देखो चाइना जो क्या कर रहा है वो थोड़ा सा पीछे है, और वो जितना चाइना पीछे है ना यूएसए से, तो वो उस गैप को लगातार कवर करता हुआ जा रहा है। और जैसे ही चाइना जो है वो क्या कर रहा है कि लगातार गैप कवर करता जा रहा है, तो उसके बाद जो है वो डिफरेंस कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं चाइना लगातार फिल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए असिमेट्रिक बाइपोलैरिटी कहा जा रहा है, कंप्लीट पोलैरिटी नहीं। बट इसके साथ साथ जो मिडिल पावर्स है, अब आपके मिडिल पावर्स में कौन से कंट्रीज आती है, इंडिया एक मिडिल पावर कंट्री में आता है, जापान एक मिडिल पावर कंट्री में आता है, ठीक है। ये जो है कौन सी है मिडिल पावर कंट्रीज होंगी आपकी। अगर हम मिडिल पावर कंट्रीज की बात करें जैसे इंडिया जापान, ये भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे होगा क्या। अगर इंडिया चाइना के बराबर आ भी गया मान लो कुछ सालों में, तो कुछ ये नहीं कह सकते कि क्या होगा और आने वाले सालों में। बट अभी चाइना की इकोनॉमी देखो थोड़ी सी स्लो डाउन की है। ओके, तो जो थोड़ी सी स्लो डाउन इकोनॉमी की है ना चाइना, हुई है ना चाइना की, हालांकि चाइना ने पहले भी बाउंस बैक किया है। बट ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ सालों में जो मिडिल पावर्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगी। अगर मिडिल पावर भी अच्छे से ग्रो कर जाती है ना, फिर तो वर्ल्ड पूरा मल्टीपोलर हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया जैसे तेजी से ग्रो नहीं कर पाती तो वर्ल्ड बाइपोलर ही बना रहेगा। इंडिया जैसी कंट्रीज की बात किया जा रहा है, की जा रही है। अब जो राइटर के साथ दूसरे हैं ना वो स्वर्ण सिंह जो है इज वेरी गुड एट दिस इंटरनेशनल रिलेशन। वो ये कहते हैं कि देखो पिछले 40 सालों में अगर हम डेटा उठा के देखें, तो इंटरनेशनल ऑर्डर को काफी जिस कंट्री ने इन्फ्लुएंस किया है वो है कौन सी, चाइना। चाइना जो है वो स्टैंड आउट होके आई है,
ठीक है, और वो कैसे स्टैंड आउट होके आई है? 1990 में चाइना की इकोनॉमी कितनी थी? 300 बिलियन। ओके, फिर वो जो है आप कह सकते हैं कि 2000 तक वो कितनी हो गई? 300 बिलियन से आपकी 1 ट्रिलियन हो गई। लेकिन अब कितनी है? 19.3 ट्रिलियन। तो जितना ज्यादा इम्पैक्टफुल जर्नी चाइना की रही है, उतनी किसी और कंट्री की नहीं रही है। इतनी तेजी से अगर कोई कंट्री ग्रो नहीं करे जितनी चाइना की इकोनॉमी हुई है, और चाइना देखो एक और बात है ना, पता है क्या है? चाइना जो है खतरनाक है, मतलब वो बहुत तेजी से तो ग्रो कर रही है, लेकिन उसकी ग्रोथ के साथ साथ एक डर भी है। वो क्यों है? देखो, बाकी कंट्रीज अगर ग्रो करती है ना, जैसे यूएसए होगी, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर ऐसी कंट्री कुछ करती है या वॉर जैसा इनिशिएट करती है, तो वो जवाबदार होते हैं अपने लोगों को जवाब देने के लिए, मतलब लोगों ने उनको चुना होता है ना, ठीक है, तो उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन चाइना में अथॉरिटेरियन रूल है, जिन जिनपिंग से पूछने वाला कोई है ही नहीं। उनसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए चाइना और भी खतरनाक हो जाती है। फिर राइटर कहते हैं, देखो हिस्ट्री गवाह है, जिस कंट्री ने टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हासिल की है वो पावर गेन कर लेती है, ठीक है। और वो पावर गेन करने के बाद क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपकी ये जो छोटी छोटी पावर्स हैं, कौन सी छोटी छोटी पावर? यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ग्रेट पावर्स कैसे बनी हैं? अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड जैसी कंट्रीज की बात करें, जिन्होंने स्टीम इंजन डेवलप किया, नेवल फ्लीट्स को डेवलप किया, तो इनके हाथों में पावर आ गई है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी में आगे निकले थे। ठीक है, देखो सुपर पावर वो कंट्री होती है जो मल्टीपल वॉर को या मल्टीपल इवेंट्स को एक साथ संभाल सके। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर एक तरफ, दूसरी तरफ इसराइल हमास के बीच में वॉर, तीसरी तरफ इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना। यूएसए साथ साथ इतनी सारी चीजों को संभाल रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कहें कि देखो, फिर ये कहा जाता है कि जो आपकी 21st सेंचुरी है ना, वो क्या है? 21st सेंचुरी जो है वो पीपल्स पावर में इंक्लूड की जाती है। क्यों इंक्लूड की जाती है? लोगों की कनेक्टिविटी है इतनी बढ़ गई है, और जिस स्पेस से बढ़ी है, लोगों को बीच में लोगों के बीच में बेसिकली, और इंटरडिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है एक दूसरे की कंट्री पर। अगर एक जगह वॉर होगी तो उसके इफेक्ट दूसरे कंट्री पर देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं रशिया और चाइना की दोस्ती की। देखो 2014 से पहले रशिया और चाइना की दोस्ती कुछ खास नहीं थी, ठीक है, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। रशिया हमेशा चाइना को लेके ना शक्की रहता है, बिकॉज चाइना से रशिया को धोखा मिला है पहले कोल्ड वॉर के टाइम पर। चाइना ने यूएसए के साथ फ्रेंडशिप करके रशिया को बैकस्टैप किया था, इसलिए रशिया चाइना पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। रशिया जो है वो साउथ एशिया में इंडिया, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ अपने फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसके पीछे रीजन है, देखो, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर ये जो चाइना है वो तो एकदम निकल जाती है ना, वो अपने मतलब का सौदा देखती है, जहां उनको फायदा दिखता है उधर टिल्ट हो जाती है, ठीक है, तो उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि रशिया अपने सारे अंडे एक जगह नहीं रख रही है। दूसरी चीज ये है कि रशिया जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ मुड़ रखी है, सो दैट मतलब उसको एक तरीके से हेल्प मिल सके और बैलेंस आउट किया जा सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देख लेते हैं कि रशिया अपने सीरियसली टाइज देखती है इंडिया के साथ, और उससे नजर वो पता भी चलता है किस कैसे जो इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज के बीच में लिए जाते हैं। अभी दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, वो इंडिया और रशिया की ग्रेविटी को बताते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ट्रेड कॉरिडोर, और दूसरा चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। देखो, कॉरिडोर ऑपरेशनल करने के बाद रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे कम हो जाएगी, और ये डायरेक्शन जो है वो सही डायरेक्शन है रशिया के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, ऑल दो इंडिया के अच्छे टाइज दोनों के साथ है, किन किन के साथ, ये प्रोफेसर का कहना है, रशिया के साथ भी और यूएसए के साथ भी, बट उसी साथ साथ एक टेस्टी रिलेशन भी है इंडिया का चाइना के साथ। अगर ग्रेट पावर कंपटीशन हीट अप हुआ ना चाइना और यूएस के बीच में और रशिया और यूएस के बीच में, तो इंडिया के जो ऑप्शन है वो और कम हो जाएंगे फर्दर। लेकिन दूसरे जो वो हैं वो ये कहते हैं कि एक टेम्पटेशन है
ये देखने का कि इंडिया के रिलेशन यूएसए चाइना के साथ किस कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स तक बढ़ सकते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशन में। अब इंडिया और यूएसए की बात कर लेते हैं। इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट को साइन किया था जुलाई 2005 में, जिसने ओपन किए थे नए रिलेशन एंड न्यूक्लियर डील, जो फाइनली साइन हुआ था 2008 में यूएसए के साथ। इंडिया वाज सपोज टू गेट 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स फ्रॉम द यूएसए, बट उनमें से अभी भी कोई भी नहीं है। तो ये इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज फैंटास्टिक दैट वी हैव इट विद यूएसए, बट हम ये नहीं कह सकते कि फुली तरीके से चीजें खराब है। सही है, बट कुछ कुछ उसमें जो है आपको लूप होल्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ चाइना का ट्रेड है 138 बिलियन डॉलर विद इंडिया। इट्स नॉट दैट कि चाइना का केस हमारे साथ डिफिकल्टी है, बट द थिंग इज दैट दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, जस्ट लाइक चाइना एंड द यूएसए इज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर। अब कंपटीशन की अगर हम बात करें चाइना एंड यूएसए एंड रशिया एंड यूएसए के बीच में, तो इंडिया को बहुत मुश्किल से, मतलब अगर रिलेशन और ज्यादा हीट अप हो गए तो इंडिया को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा टाइज को रशिया चाइना एंड यूएस के साथ। उसके साथ साथ अगर ये हीटिंग ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं ऐसे चूजिंग वाली सिचुएशन भी आ जाएगी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो ये बोला गया है कि जो ये साउथ एशिया है ना, वहां पे चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इंडिया को ये देखने की जरूरत है कि वो कैसे चाइना को टैकल करेगा और कैसे ये चीजों को हैंडल करेगा। ओके, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone. Thank you so much.